खुश आमदीद। आइए बराह रास्त मौजू की तरफ चलते हैं। आज के इस जायजे में हम बात करने वाले हैं NF TradeX की। ये बुनियादी तौर पर BNB नेटवर्क पर बना एक डिसेंट्रलाइज्ड NFT मार्केटप्लेस है। तो आइए मिलकर इस पूरे इकोसिस्टम की तहों को खोलते हैं और देखते हैं कि इनके पेश करदे रियाजियाती मॉडल और दावों में आखिर क्या कुछ छुपा है। इस पूरे निज़ाम को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। पहले हम NF TradeX का तारुफ देखेंगे, फिर उसके जॉइनिंग और सब्सक्रिप्शन के दर्जात, इसके बाद उनका मैट्रिक्स अर्निंग सिस्टम, फिर NFT ट्रेडिंग और आखिरी में इसकी टोकन इकोनॉमी का जायजा लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, यानी NF TradeX का तारुफ। आखिर ये प्लेटफॉर्म किन बुनियादों पर खड़ा है? इस प्लेटफॉर्म की शुनाख्त उनका ये मखसूस हैमस्टर मैस्कॉट है। अगर इनके मिशन की बात की जाए तो उनकी टीम का एक बहुत बड़ा दावा ये है कि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल और वैल्यू वापस कम्युनिटी को देना चाहते हैं। उनका मानना है कि डिजिटल मिल्कियत बिल्कुल शफ़ाफ, महफूज और बराह रास्त आवाम के अपने हाथ में होनी चाहिए। रियाजी और आदाद और शुमार की गहराई में जाने से पहले ज़रा जल्दी से ये वाजे कर लें कि इस प्लेटफॉर्म के हिसाब से NFT से असल में क्या मुराद है। एक NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन बुनियादी तौर पर एक बिल्कुल मुनफरिद डिजिटल असासा है। इस पर ब्लॉकचेन की मदद से एक डिजिटल सिग्नेचर मौजूद होता है, बिल्कुल किसी नायाब डिजिटल कलेक्टिबल की तरह, जिसकी कोई हूबहू दूसरी कॉपी नहीं हो सकती। अब ज़रा इन बुनियादी सतूनों पर बात करते हैं जिन पर यह मार्केट प्लेस खड़ा है। ये 100% डिसेंट्रलाइज्ड होने का दावा करते हैं। हर लेन देन ऑटोमेटेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए होता है। OP-BNB चेन के इस्तेमाल की वजह से फीस काफ़ी कम बताई गई है। इसके अलावा यहाँ नए असासे मिंट करने का अमल काफ़ी आसान है और तख्लीककारों के लिए हर बार असासा बिकने पर रॉयल्टी का भी एक निज़ाम मौजूद है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, यानी जॉइनिंग और सब्सक्रिप्शन। अमली तौर पर कोई इस इकोसिस्टम का हिस्सा कैसे बन सकता है? इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ने और काम शुरू करने के लिए कुछ मखसूस डिजिटल वॉलेट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट, सेफपाल, मेटामास्क या टोकन पॉकेट। बुनियादी नेटवर्क OBNB है और शामिल होने के लिए कम से कम $10 मालियत के USDT दरकार होते हैं। और हाँ, ट्रांजैक्शन की गैस फीस के लिए कम से कम $1 का BNB होना भी लाजमी है। यहाँ लाजमी सब्सक्रिप्शन पैकेजेस की एक पूरी रेंज मौजूद है, जो $10 से शुरू होकर $10,000 तक जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प शर्त है, हर पैकेज सिर्फ 50 गुना यानी 50x ट्रेड की हद देता है। अगर ये ट्रेडिंग लिमिट पूरी हो जाए तो फिर लाजमी तौर पर अगले बड़े पैकेज पर अपग्रेड करना पड़ता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जॉइनिंग फीस आखिर जाती कहाँ है? इसकी तकसीम कुछ यूँ है। 40% लेवल इनकम के तौर पर नेटवर्क में चला जाता है, 25% ऑटो बर्निंग में, 20% बराह रास्त इनकम के तौर पर रेफर करने वाले को मिलता है, 10% प्रोजेक्ट बनाने वालों के पास और बाकी 5% टोकन की लिक्विडिटी के लिए है। इससे साफ जाहिर होता है कि फीस का एक बहुत बड़ा हिस्सा वापस नेटवर्क और सिस्टम को चलाने में लग जाता है। खैर, अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की जानिब, यानी मैट्रिक्स अर्निंग सिस्टम। जॉइनिंग के बाद ये इस प्लेटफॉर्म का सबसे पहला बड़ा मालियाती इंजन है। इनका रेफरल ट्री एक 2x20 मैट्रिक्स डिज़ाइन पर काम करता है। इसका मतलब ये है कि हर शरीक का नेटवर्क नीचे की तरफ बेस लेवल्स तक बनता है। एक शख्स के नीचे 2 लोग, फिर उन 2 के नीचे मज़ीद 4, और ये सिलसिला बिल्कुल इसी तरह ज़रब खाता हुआ नीचे की तरफ बढ़ता जाता है। अब ज़रा इस नंबर पर गौर करें, 20,97,150। ये वाकई कोई मामूली अदद नहीं है। ये जाहिर करता है कि अगर ये 20 लेवल का मैट्रिक्स मुकम्मल तौर पर भर जाए तो इसमें मुमकिना तौर पर कितनी टीमें शामिल हो सकती हैं। इस रियाजियाती मॉडल का स्केल और फैलाव हैरान कुन हद तक वसी है। इस वसी स्केल को जहन में रखते हुए प्लेटफॉर्म ने जो आमदनी की कैलकुलेशंस पेश की हैं वो काफ़ी बड़ी हैं। अगर वो 2 मिलियन टीमें मुकम्मल हो जाएं और हर लेवल पर 2% तकसीम हो तो $10 वाले पैकेज पर $4 लाख से ज़्यादा और $10,000 वाले पैकेज पर तकरीबन $419 मिलियन तक का नज़रियाती तखमीना दिखाया गया है। जाहिर है ये आदातो शुमार मुकम्मल तौर पर उनके अपने रियाजियाती मॉडल की अक्कासी करते हैं। इसके बाद चौथा हिस्सा आता है NFT की ट्रेडिंग और उसकी कीमत। अब हम नेटवर्क से हटकर बराह रास्त डिजिटल असासों के ट्रेडिंग इंजन को देखते हैं। इस प्लेटफॉर्म का एक बहुत ही ख़ास एल्गोरिदम है जिसे 10% एप्रिसिएशन साइकिल कहा गया है।
ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی $10 کا NFT خریدتا ہے تو اگلا خریدار اسے لازمی طور پر 10% مہنگا یعنی $11 میں خریدے گا، اور یہ سائیکل یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہر ٹریڈ کے ساتھ اس اثاثے کی قیمت الگوریدم کے ذریعے خود بخود بڑھتی رہتی ہے۔ لیکن رکیے، ٹریڈنگ سے جو یہ 10% منافع بنتا ہے، کیا وہ سارا مالک کو ملتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اس میں سے 35% حصہ سیدھا برن والیٹ میں جاتا ہے، 30% اثاثے کے مالک کو ملتا ہے، 20% لیول انکم میں، 10% تخلیق کار کو اور 5% لیکویڈیٹی میں چلا جاتا ہے۔ تو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ منافع کا ایک بڑا حصہ براہ راست مالک کے بجائے واپس سسٹم اور برن والیٹ میں چلا جاتا ہے۔ اور اب ہم آ گئے ہیں اپنے 5ویں اور آخری حصے پر، جو کہ ہے NF TradeX کی ٹوکن اکانومی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تمام NFTs ان کی اپنی کرپٹو کرنسی کے ساتھ کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کے مقامی ٹوکن یعنی NFTX پر نظر ڈالیں۔ اس کی کل سپلائی کو 2.1 ملین پر سختی سے لاک کر دیا گیا ہے۔ شروعاتی قیمت 0.10 یعنی $0.10 رکھی گئی تھی، اور اس کا لیکویڈیٹی پول پینکیک سواپ پر موجود ہے۔ اس نظام میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس ٹوکن کو پلیٹ فارم پر آنے والی سبسکرپشنز اور ٹریڈنگ فیس کے ذریعے مالیاتی بیکنگ دی جاتی ہے۔ جب ٹریڈرز کے پاس کم از کم اسی ڈالر مالیت کے اثاثے جمع ہو جائیں تو ان کے پاس آگے بڑھنے کے 2 راستے ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ان ڈیجیٹل اثاثوں کو بس اپنے پاس ہولڈ کر کے رکھیں، مثال کے طور پر $100 مالیت کے 5 NFTs رکھ لیے، یا پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ پینکیک سواپ پر جا کر موجودہ مارکیٹ ریٹ کے حساب سے اپنے اثاثوں کو NFTX ٹوکنز میں تبدیل کر لیں۔ یہ آپشن ہولڈنگ اور ٹوکن لیکویڈیٹی کے درمیان ایک بڑا گہرا تعلق بناتا ہے۔ تو اب ہم اس جائزے کے بالکل آخر میں پہنچ چکے ہیں۔ ان تمام دعووں اور پیش کیے گئے اعداد و شمار کو دیکھنے کے بعد ایک بہت ہی اہم اور غور طلب سوال ذہن میں آتا ہے۔ کیا ایک ایسا غیر مرکزی نظام جس کی پوری بنیاد 10% الگوریدمک گروتھ اور 20 لاکھ لوگوں کے میٹرکس پر کھڑی ہو، کیا وہ واقعی طویل عرصے تک اپنی یہ رفتار برقرار رکھ سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا منطقی اور ریاضیاتی سوال ہے جس پر کسی بھی حتمی فیصلے سے پہلے گہرائی سے سوچنا بہت ضروری ہے۔ آج کے اس جائزے میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔